बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान विद नुसरत हारिस एंड टीम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों को बताना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कल इनबॉक्स किए, मैसेजेस किए, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा कि जी क्या मैं ठीक हूँ, जो शो हमारा रिपीट हुआ। तो जी शो रिपीट इस वजह से हुआ, वैसे मेरे करियर में ये अब होता है जो मैं देख रही हूँ, और वो थैंक्स टू द लोकल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वी हैव, कि अब हमें जो एक्चुअली आप गाड़ी में बैठे होते हैं और यूं ये एक्चुअली आपकी गाड़ी होती है, अगर कोई बाहर से देख रहा हो और अंदर से भी आपको यही फीलिंग हो रही होती है, और इसी फीलिंग के साथ आप डग 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 करते हुए पहुंचते हैं एक जगह से दूसरी जगह। खैर ये तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इशू है, लेकिन क्योंकि कल बारिश थी और जिस वक्त मैं घर से निकलती हूँ उस वक्त बारिश तेज़ हो रही थी, और फिर जिस तरह की पेशगोई की गई थी कि शायद हालात बारिश के हवाले से स्कूल्स भी बंद कर दिए थे कल भी और आज भी, उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2 दिन के हवाले से, तो फिर रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा और हमने 11th आवर डिसीजन किया, और 11th आवर डिसीजन की वजह से हम लाइव शो नहीं कर सके, क्योंकि हमारी सारी तैयारी थी और हमारे सारे ही लोग, चाहे वो पैनल पे मौजूद हों, चाहे हमारे कैमरामैन हो, चाहे हमारे प्रोडक्शन के और लोग हों, वो कहीं ना कहीं यही कोशिश में थे कि वो ऑफिस पहुंच सकें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे इतने करियर में मैं मॉर्निंग शोज़ कमोबेश 15 साल से तो कर ही रही हूँ, सो इस पूरे टाइम पे कभी बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, मौसम की वजह से इतने शोज़ कैंसिल नहीं हुए जितने अब होते हैं। और उसका मेन रीज़न ये है कि सब डर जाते हैं कि जी अब अगर हम एक जगह पहुंच गए और हमने शो कर लिया, उसके बाद हम घरों को वापस कैसे जाएंगे, या शो पे भी टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं। क्योंकि यकीन कीजिए मेरे घर से जो स्कूल्स हैं करीब में, पहले वहाँ जाने में कोई 10-15 मिनट लगते थे, अब आधा घंटा लगता है। आधे घंटे में आप वहाँ पहुँचते हैं, फिर इतना ट्रैफिक जैम है। और कभी हम इसको भी टॉपिक बनाएंगे, आज ये टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े स्कूल्स ऐसे हैं कि उन्होंने रोड पे भी तजावज़ात इस तरह से किए हुए हैं कि आपने ब्रेकर्स लगाए हुए हैं, अपनी ऐसी चीज़ें लगाई हुई हैं, अपने स्टाफ को रोड तक खड़ा किया हुआ है कि जी वो गाड़ियों को रोकते हैं, बच्चों को इन करते हैं। बड़ा एक अजीब सा सिस्टम है। तो इस सारे केओस में इट हैज़ बिकम रियली डिफ़िकल्ट फॉर एवरीबडी कि आप कैसे अपनी जगह पर पहुंचेंगे, कैसे अपना काम करेंगे। बहरहाल आज मैं आपको एक और चीज़, कहानी तो नहीं लेकिन एक हकीकत है जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, और अब से इस वक्त से जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ इसके बारे में आपने मुझे जवाब देना है और इसी टाइम पे देना है। हम पोलियो के हवाले से बात कर रहे हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप पोलियो वायरस के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके जहन में क्या आती है? सबसे पहला ख्याल क्या आता है पोलियो वायरस के बारे में जब आप सुनते हैं? इसके बारे में आपने मुझे अभी अभी कॉल करनी है, नंबर स्क्रीन पे मौजूद हैं, और मुझे बताना है कि सबसे पहला ख्याल आपके जहन में क्या आता है। अच्छा, इसमें लोगों को अक्सर अफवाहें लोगों ने सुनी हैं कि जी पोलियो के कतरे क्यों नहीं पिलाते। उसमें जो सबसे मेजर अफवाह मैंने ज़्यादातर सुनी है वो ये कि आपकी रिप्रोडक्शन जो है उस पर असर पड़ेगा, फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा, यानी जो आगे जाके अगर आपकी औलाद होनी है तो पोलियो के ड्रॉप्स पीने से आपके वो वाले मसाइल हो जाएंगे और शायद आपको औलाद ना हो सके। लेकिन इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है और मेरे ख्याल में हमारे बचपन से और उससे पहले से ये कतरे पिलाए जा रहे हैं। अब जितने लोग जवान हो चुके हैं और जिनकी शादियां हो चुकी हैं, उनके बच्चे भी हो चुके हैं, और पाकिस्तान की पॉपुलेशन जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उसमें आपको ये अंदाज़ा हुआ होगा कि इससे कोई लेना देना नहीं है। हम फ़ौरन फर्टिलिटी पे आ जाते हैं। कोविड की भी जब वैक्सीन लग रही थी तो हम फर्टिलिटी की बात करते थे कि फर्टिलिटी इश्यूज़ हो जाएंगे। फर्टिलिटी इश्यूज़ नहीं होते। और भी इसके हवाले से मिथ्स हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जी ग्रोथ इश्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन ग्रोथ इश्यूज़ वगैरह इससे कुछ भी नहीं है, बल्कि पोलियो के कतरे ना पिलवाने की वजह से बच्चों में, जो आपको पता है, एक कमी आ जाती है, एक लिमिटेशन हो जाती है, फिज़िकल लिमिटेशन, वो हम सबके सामने है और पूरी दुनिया ने इस पे कंट्रोल किया है। हम उन चंद ममालिक में से हैं जिन्होंने अब तक इस पे कंट्रोल नहीं किया, वरना इंडिया तक ने इस पे कंट्रोल कर लिया है। हम अनफॉर्चुनेट मुल्क हैं इस हवाले से कि हम चीज़ों पे, और इसमें खैर सिर्फ हमारी गलती नहीं है, ज़ाहिर है एक ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे यहाँ जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स रहते हैं। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताती चलूँ कि पोलियो टीमें कहा जाता है कि ऐसे वक्त पे घरों में आती हैं, ये वो कंसर्न्स है मेरे पास जो लिखे हुए हैं जिसका जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि पोलियो टीमें ऐसे वक्त पे घर पे आती हैं जब मर्द हजरात नहीं होते।
अच्छा, मर्द हजरात से ज़रूर आप इस बारे में मशावरत कर लें, लेकिन पोलियो टीम्स ने अब ये बड़ी एक मेहनत के साथ ख़वातीन लेडी हेल्थ वर्कर्स उनके पास मौजूद होती हैं। लेडी हेल्थ वर्कर्स ही आपके पास आती हैं, आपका दरवाज़ा खटखटाती हैं और लेडी हेल्थ वर्कर्स ही आपके बच्चे को ड्रॉप्स पिलवाती हैं। आप चाहें तो उन लेडी हेल्थ वर्कर से आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं उसमें एक निशानदही भी होती है, कलर भी होता है कि जी ये कलर है तो इसका मतलब है कि ये वैक्सीन बिल्कुल फ्रेश है। आपके सामने वो वैक्सीन खोलते हैं, आपके सामने आपके बच्चे के मुंह में वो वैक्सीन डालेंगे। सो आप अगर देखना चाहें वो जो ड्रॉपर होता है और उसके साथ वो जो वैक्सीन होती है, आपने वैक्सीन को देखना है। उसके साथ टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो उन्होंने साथ में बैग्स लगाए होते हैं उसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप चाहें आप उसे टच करके देख सकते हैं, वो ठंडा हो रहा होता है। उसके अलावा आप उस पर ये कर सकते हैं कि उनसे बात कर सकते हैं कि जी एक्सपायरी डेट दिखा दें, अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं और आप हमें ये बता रहे हैं कि पोलियो वायरस का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या ख्याल आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। याहिया साहब, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है नुसरत, पोलियो का जो नाम सुनते ही हमारे जहन में, मेरे जहन में तो आता है कि वो एक अजीब चीज आ जाती है कि भाई आपकी किसी की टांग खराब हो जाए, कोई मासूर हो जाए, तो ये बड़ी खतरनाक बात थी। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज जहन में आती है, वो ये जहन में ही आती है कि नुसरत के भाई बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे यहाँ अभी तक रिजॉल्व ही नहीं हो सके। आज तक हम इतने सालों से लोगों से कह रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के दिल में डाउट्स हैं। अब मसला ये होता है, इस डाउट्स को दूर करने के लिए मुख्तलिफ लोगों की इन्होंने जाहिर है बहुत सारे लोगों को टीवी पर आए भी, उलमा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बार बार बतानी पड़ती हैं, और वो बताने के लिए आपको फोरम जो यूज करते हैं ना, मेरे ख्याल में जैसे मस्जिद का फोरम है या जुम्मे का खुतबा है या बहुत सारी चीजें, इस पे आप उसमें कर सकते हैं, सही बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने की ना, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पीपल हु आर सर्विंग दिस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी आड़ में बहुत कुछ होता है। मैं अपने इलाके की बात बताऊं तो मैंने तो खवातीन को देखा, बहुत खवातीन, बहुत अच्छी खवातीन है जो आती है, लेकिन कुछ इलाकों में जाके वो खवातीन, कुछ उनका रवैया सही नहीं होता, कुछ उनका बेहतर तरीका नहीं होता, तो इस चीज को जरूर है एड्रेस करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया याहिया साहब फॉर दिस इम्पोर्टेंट इनपुट। अब और आप चाहें तो आप भी अभी हमें फौरी बता सकते हैं कि पोलियो का नाम सुनते ही, वायरस का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं। और इस फोरम से हम इस बात को ज़रूर पहुंचाना चाहेंगे कि वैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स का रवैया या उनका ओवरऑल जो एटीट्यूड है वो मुनासिब होता है, लेकिन किसी किसी इलाके में, जैसे इन्होंने कहा, शायद गर्मी की शिद्दत की वजह से और प्रॉब्लम्स की वजह से या लोगों के रवैयों की वजह से कभी कभी लेडी हेल्थ वर्कर्स का रवैया भी ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस बात की इनको ख्याल रखने की ज़रूरत है। फिर ये भी हमसे सवाल पूछा जाता है, या ये सवाल या ये कंसर्न सामने आता है कि जी जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या जितने भी वर्कर इस हवाले से आ रहे हैं, अगर आप उनका नंबर एक्सचेंज कर लें और आपको फिर डेट्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में पता चले, तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। अगर कोई कंफर्टेबल है अपना नंबर देने में और अगर आपकी इससे इतनी बातचीत हो गई है तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज पोलियो को इतना इंपॉर्टेंट समझा जाता है और उसकी इतनी मुहिम चलाई जाती है कि टीवी से लेकर सोशल मीडिया से लेकर एवरीवेयर एंड एनीवेयर आपको पता चल जाता है कि पोलियो वैक्सीन्स पिलाई जा रही हैं। फिर जो हुकूमत के अस्पताल हैं जहां पर आप अपने बच्चे को ले जाके वैक्सीन करवाते हैं और करवानी चाहिए, वहां पर भी पोलियो पिलाया जाता है। अगर आपके घर में 5 साल से छोटा बच्चा है तो इसकी वैक्सीन क्या आप इसकी वैक्सीन देते हैं? आप मुझे ये भी बताइए। और कभी आपको क्या ये महसूस हुआ है कि पोलियो की वैक्सीन पिलवाने के बाद बच्चे में कोई हरारत, कोई मसला, कोई परेशानी हो गई हो? क्योंकि मेरे बच्चे भी छोटे हैं और मैंने पोलियो की वैक्सीन पिलवाए हैं और बहुत जो सच्ची बात है कि मैं भी शुरू में डरती थी जब ये नई नई बात हुई, क्योंकि आप नई नई चीज़ से जब इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो आपके जहन में भी वो सारी बातें होती हैं जो आपके माशरे में चल रही होती हैं। लेकिन लेडी हेल्थ वर्कर्स ने हमें बहुत गाइड किया और फिर वो बताया भी करती थी कि जी ये देखें, ये इसका एम्प्यूल है, ये ड्रॉपर है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये यूँ होगा। फिर जिस अस्पताल पे आपको ट्रस्ट हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हो, उससे आप मशावरत कर लीजिए, वो आपको और मज़ीद गाइड कर देते हैं। लेकिन मैंने अपने सारे बच्चों को पिलवाई हैं पोलियो ड्रॉप्स और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। मैंने भी बचपन में सारी वैक्सीन्स मेरे माँ बाप ने लगवाई हैं जिसमें पोलियो के ड्रॉप्स भी शामिल हैं। और जिन लोगों को कोई भी मसला होता है, मेरी ना हाइट में मसला हुआ, ना मेरे कोई और फिजिकल एट्रीब्यूट में उस तरह का मसला हुआ, और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी हैं, तो कोई मुझे फर्टिलिटी का भी इशू नहीं हुआ। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप अपने दिल को मुतमईन कीजिए और मुतमईन करने के बाद आप अपने बच्चे को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए।
पिलाइए या पिलवाइए, अभी हम पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं, बट दूसरी वैक्सीन्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे बच्चों को महफूज रखती हैं। कभी मौका मिला तो मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मीजल्स इतनी बुरी बीमारी है, गर्दन तोड़ बुखार, न जाने क्या क्या है जो हमारे बच्चों पर जानलेवा साबित हो जाती हैं। सो हमें ज़रूरी है कि हम वैक्सीन्स पर अपनी तरफ से कोशिश कर लें और देख लें कि कहाँ क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉलेज हासिल कर लें और फिर हम अपने बच्चों को वो वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं या ज़रूर लगवाएं। यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। सिंध सैलाब ज़दा है, बलूचिस्तान सैलाब ज़दा है, KPK भी सैलाब ज़दा है। उसके हवाले से तो इतना मीडिया पे दिखाया ही नहीं जा रहा, लेकिन आज हम बलूचिस्तान और सिंध को दोबारा फोकस करेंगे। आपसे मुलाकात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त जिस तरह मैंने आपसे बताया था कि हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में क्या सूरत हाल है। सिंध और बलूचिस्तान को हम ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ तक हमें आवाज़ आ रही है क्योंकि स्पीकर खुला हुआ है, उसको फिक्स कर लें। पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं क्योंकि इस पे सोशल मीडिया पे भी बहुत बात हो रही है और इस शख्सियत के बारे में बहुत बात हो रही है। लोग बहुत ट्वीट भी कर रहे हैं, लोग मदद करने की बात भी कर रहे हैं। ये एक वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम वापस आते हैं। नदियों में बह जावा तिरके तू, मैं लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। है मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। बस यही बात है मेरे ख्याल में, हर पाकिस्तानी के दिल से यही बात है कि मेरी जान रहे ना रहे, तुझसे मोहब्बत है मेरी ज़मीन या तुझसे मोहब्बत है मेरी मुल्क। बाकी जो मुल्क पे मुसल्लत हैं उन्होंने जो हाल किया हुआ है और जो यहाँ की प्लानिंग है, जो यहाँ विजनरी लीडर्स हैं, जब भी किसी पार्टी का कोई रहनुमा आके टीवी पर बैठता है तो वो अपने पार्टी के लीडर के बारे में बात करता है, उसका फलाना विजन है, उसका ये विजन है, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो मार्का सर कर दिया, उनको मौका मिलता तो वो ये कर जाते। एक सैलाब तो आप लोगों से कंट्रोल हुआ नहीं कि वाटर कंजर्वेशन का कोई प्लान कर लेते। डैम पे इतनी कंट्रोवर्सी तो इस पे इतनी कंट्रोवर्सी तो उस पे इतनी कंट्रोवर्सी। लोगों की हालत देखें। अब्दुल वहाब बुक्टी जो ये कोक स्टूडियो में जिन्होंने गाया, इनका गाना है वो कनायारी, और वो उस पे नॉर्वे के डांस ग्रुप ने जब डांस किया है तो वो इतना यूट्यूब पे फेमस हो गया है, इतना पॉपुलर हुआ है। और इस शख्स ने जिसने ये गाने गाए हैं, जो आज भी अपने वतन की तारीफ कर रहा है, उसकी अपनी हालत देखें क्या है। मतलब मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। ये बलूचिस्तान का हाल इस वक्त हमने आपको दिखाया। क्वेटा से हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ मौजूद हैं बुशरा कमर साहिबा, मजीद वो तफसीलात से आगाह करेंगी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं, आपकी टीम खैरियत से है। बिल्कुल नुसरत, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हम खैर खैरियत से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इलाके से ताल्लुक रखने वाली हमारी टीम है उनके कुछ मकानात जो हैं वो भी सैलाबी रेले की नजर हो गए हैं और परेशान तो हैं वो भी काफी। जी, अभी हम अब्दुल वहाब बुक्टी के हवाले से बात कर रहे थे, इनसे भी आपकी मुलाकात स्केड्यूल है बुशरा? देखिए नुसरत, आज मैं रवाना हो रही हूँ बुरहान की तरफ, उसके बाद जो है आगे डेरा मुराद जमाली और सिद्दी की जानिब जाऊंगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ बुक्टी जहाँ भी होंगे, क्योंकि इस वक्त जो है वो अभी तक सैलाबी रेले से बचकर किसी महफूज ऐसे मकाम पर तो मौजूद हैं कि जहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन उन तक एक्सेस करना काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जहाँ वो मौजूद है वहाँ पर ना ही उनका मोबाइल चार्ज करने के लिए उनके पास कोई बिजली की सहूलत मौजूद है और ना ही वैसे सर छुपाने के लिए उनको कोई ऐसी जगह फराहम की गई है कि जहाँ पर उनसे जाके डायरेक्ट रब्ता किया जाए। तो आज मैं रवाना हो रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इनसे मुलाकात करूँ और उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, जी, उसके बारे में जरूर आगाह करें कि अगर हमसे हल हो सकती है तो हम उनकी मुश्किलात को हल करें।
बड़े ही अफसोस की बात है और बड़े ही ये खैर इसमें क्या कोई कह सकता है कि एक वो शख्स जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है और पाकिस्तान में वो किस कसमपुर्सी के हालत में इस वक्त मौजूद है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोग कोक स्टूडियो को कह रहे हैं कि आप कुछ करें, यानी अब लोगों का एतमाद ये हो गया है कि ना वो सूबाई हुकूमत को कुछ कहते हैं ना वो फेडरल हुकूमत को कुछ कहते हैं, वो इदारों को कहते हैं कि आप जी कोई पर्सनल प्राइवेट इदारा है उसको कहते हैं आप हेल्प कर दें। खैर बुशरा, ओवरऑल जो सूरत हाल है किस तरह की तबाहकारियाँ हुई हैं? गुज़श्ता दिनों में भी हमने आपसे बात की थी, आपने हमें बताया था बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात थे, फिर चंद ही दिन गुजरे और दोबारा ये स्पेल आ गया। क्या बताना चाहेंगी हमें? देखिए नुसरत, जो 4 जुलाई से बारिशों का सिलसिला बलूचिस्तान में शुरू हुआ है, पौने 2 माह हो चुके हैं, अब तक वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अमवात में इजाफा हो गया है। इस वक्त अमवात जो रिकॉर्ड की गई हैं वो 234 तक जा पहुंची हैं, जबकि 102 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। और अगर लोगों की फसलात के हवाले से बात की जाए तो 1 लाख तकरीबन 98,000 एकड़ पर फैली लोगों की जो फसलें थी, सोलर सिस्टम था, ट्यूबवेल थे, ये सब जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा माल मवेशी जो है वो पानी में बहकर जो है वो हलाक हो गए हैं। और इसके अलावा जो है 710 किलोमीटर पर जो शाहराहें हैं वो तबाह हो चुकी है। बलूचिस्तान का रास्ता जो है मुल्क के दीगर हिस्सों से मुनक़ता हो चुका है। फ्लाइट नहीं जा रही, ना ही ट्रेन जो है वो जा सकती है। हर तरह से बलूचिस्तान जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों से बुशरा, हुकूमती सतह पे कोई डिसीशंस लिए गए हैं, कुछ काम किया जा रहा है, कोई एड मिल रही है इस वक्त? क्योंकि सबसे पहला जो है वो रिलीफ एफर्ट है, प्रोटेक्शन है और रिलीफ है, उसके हवाले से कोई काम हो रहा है? देखिए नुसरत, 14 अजला है बलूचिस्तान के और इस वक्त हर जिला ही ऐसा है जो सैलाब से अफेक्टेड है। यहाँ पर कुदरती आफात से निपटने का इदारा PDM में मौजूद है, जिनके पास जो है 100 के करीब स्विमर्स मौजूद हैं, जिनमें से एक्सपर्ट स्विमर जो हैं वो 15 से ज्यादा हैं। अब 15 से ज्यादा जो स्विमर्स हैं और 34 अजला हैं, हर जिले में कहीं ना कहीं नुकसान है। तो अब तमाम स्विमर के लिए जाना, रेस्क्यू के अमल में हिस्सा लेना, लोगों को पानी में जाकर निकालना काफी मुश्किल है, लेकिन एफर्ट्स की जा रही हैं। गवर्नमेंट की जानिब से फंड तो जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फंड जारी करने के बाद जो सामान मुल्क के दीगर हिस्सों से मंगवाए जा रहे हैं, क्योंकि कोयटा की मार्केट में टैंक खत्म हो चुका है, कुछ खुराक इस तरह से नहीं मिल रही, बाकी जो चीजें जरूरत की हैं वो दस्तयाब नहीं है, तो मुल्क के दीगर हिस्सों से अब सामान मंगवाया गया है। तो अब वो सामान जो है मुख्तलिफ मकामात और कौमी शाहराहों पर शाहराहें बह जाने की वजह से, सूख का शिकार होने की वजह से फंसी नहीं है। तब हुकूमत का फंड जारी करना, हुकूमत की जानिब से चीजें मिलना, तब तक जो है वो मुमकिन नहीं हो सकता जब तक जो ये शाहराहें बहाल नहीं हो जाती या बारिश का सिलसिला नहीं रुक जाता। तो बाकी जो जहाँ तक बात ये रही कि वजीर आजम साहब जब बलूचिस्तान के दौरे पर आए थे तो उन्होंने अहकाम जारी किए थे, हिदायत की थी कि भाई फौरी तौर पर जो है जितने भी मुतासिरीन हैं उनकी बहाली के लिए इकदाम किए जाएं। लेकिन मानसून की बारिशें जो इस चीज की इजाजत ही नहीं दे रही। हमने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके विजिट किए, किला अब्दुल्ला गए, बशीन गए, नोशी गए, मखसूम गए, इसके अलावा और इलाकों में हमने विजिट किया। वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर से जब बात हुई तो उन्होंने हमें लिस्टें भी दिखाई कि उन्होंने नुकसानात जितने भी लोगों के हुए हैं उनकी फहरिस्तें जारी कर दी हैं, बनाना शुरू कर दी हैं कि इनका अजाला किया जाए, इन्हें मुआवजा दिया जाए ताकि सर्दियां आने से कभी अपने घर को बना सके। लेकिन उनका कहना है कि हम सर्वे ही कर रहे हैं, तो एक नया स्पेल आ जाता है, उस नए स्पेल की वजह से लाजमी बात है उस सर्वे को रोककर उन्हीं चीजों को लेकर फिर से हम लेकिन बुशरा, ये नया स्पेल बिल्कुल आता है, लेकिन इतने अरसे में जाहिर है हुकूमतें कोई प्लानिंग्स भी करती हैं ना, कोई रेजरवॉयर्स बनाती हैं, कोई डैम्स बनाती हैं, कोई और वाटर कंजर्वेशन का प्लान बनाती हैं, कोई सड़कें बनाती हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाती हैं कि आगे अगर खुदा न खास्ता कोई भी कुदरती आफत आ रही है, चलो जलजला आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो आप अपने आप को महफूज कर सकें। आप क्या समझती हैं बलूचिस्तान में इतने सालों से आप भी रिपोर्टिंग कर रही हैं, देख रही हैं, क्या कोई तब्दीली ऐसी आई है? क्या कभी किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह काम किया है कि जी आगे जब एक्ट ऑफ गॉड होगा तो हम उससे बच सकेंगे? देखिए, अफसोस की बात नुसरत यही है कि इतनी बारिशें हुई, बलूचिस्तान में कुछ साली थी, डैम बनने चाहिए थे और तेजी से बनने चाहिए थे। अगर कहीं पर कोई डैम बनाया, जैसे किला अब्दुल्ला में हम गए और वहां हमने विजिट किया, तो 1 साल कबल जो है वो डैम की मंजूर बनना शुरू हुआ, 6 माह कबल जो है वो मुकम्मल हुआ। 6 माह भी उसकी मुदत नहीं गुजरी थी कि अब जो सैलाबी रेला आया तो डैम जो है वो टूट गया और पानी सारा डैम का जाया हो गया। इस तरह के डैम मौजूद ही नहीं है। अगर कोई डैम है तो वो मजबूत हालत में नहीं है। स्पेलवे के जरिए पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है कि डैम से वो टूट ना जाए, टूटने का खर्चा, तो पानी सारा जाया हो रहा है। रोडों की बात करें तो इतने नुमाइंदान जो है मुख्तलिफ इलाकों से इलेक्ट होकर आए, फंड लिए, लेकिन जो रोड बिछाए गए, कहीं पर रोड अभी तक बिछाए नहीं गए, और जहाँ बिछाए गए तो वहाँ पर मटीरियल इस कदर नाकिस इस्तेमाल किया गया है कि वो पहली बारिश की ही नजर हो गया था।
जी, अपोजिशन जी। के कितने लोग हैं जिन्होंने अपने इलाकों में विजिट किया, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था कि जिसने जाकर अपने इलाके में विजिट किया हो या अपने लोगों के जाकर स्तरों पर खड़े हों। हम मुख्तलिफ इलाकों में गए, वहाँ के डीसी यही गिला करते नजर आए कि अगर हम किसी इलाके में जाकर कोई इमदादी काम करते हैं, तो रिलीफ का काम करते हैं, तो राशन तकसीम करते हैं, तो पहले एक पार्टी आ जाती है कि आपने इस इलाके में क्यों किया, आप मेरे इलाके की पार्टी में आए। हर बंदा इस मुसीबत की सूरत हाल में भी अपनी पार्टी का नाम करना चाहता है, अपना वोट बैंक जो है वो बनाना चाहता है, लेकिन लोगों की मुश्किलात नहीं देख रहे कि रोड बनने चाहिए थे, डैम बनने चाहिए थे, फ्यूचर के लिए इस तरह के मुस्तकबिल के लिए अमल इख्तियार किया जाना चाहिए था। लेकिन जब अब तक ऐसी चीजें नहीं हुई तो अब एकदम से ये ना ही रोड बन सकते हैं, ना ही डैम बन सकते हैं। बिल्कुल सूरत हाल है उसका खामियाजा बलोचिस्तान की आवाम को भुगतना पड़ेगा, और वो तब तक भुगतेगी जब तक ये बारिशों का सिलसिला नहीं थम जाता। जब बारिशों का सिलसिला थमेगा तो उसके बाद निगरान फिर पता चलेगा, और फिर एक्चुअल जो डैमेज हुआ है ना वो भी उस वक्त असेस होगा। अभी तो उस रेले के अंदर क्या क्या है वो तो और भी नहीं पता, ये तो एक वैसी तखमीना लगाया जाता है। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर आपका फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए और हमारे मुल्क के वासियों की मदद फरमाए, क्योंकि जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, आप देखिए शाम के 7 बजे से रात 11 बजे तक जो प्राइम टाइम में अपने लीडर को नवाजने और तारीफ़ें करने के पुल बांधे जाते हैं, खुदारा इतने सालों में कौन सा विजन आप लोगों ने दे दिया। मैं सबकी बात कर रही हूँ, जो इक्तदार में आया उसने सिर्फ ऑपोजिशन ने सिर्फ हुकूमत, एक दूसरे से सिर्फ आप इक्तदार की जंग लड़ते रहे हैं। ना आपने अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश की, ना आपने मुल्क में एक भी पत्थर सही से लगाया जिसका फ़ायदा आपकी नस्लों को होता। 15 साल आपने सिंध हुकूमत की, अगर हम बात करें सिंध हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही है, बड़ी शहाना कारकर्दगी रही है। पानी का शायद एक कतरा आपको सिंध में ना मिले। तो इस बारे में हम जानेंगे, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग और मीडिया और रिपोर्टर्स इनकी तो जाहिर है अपनी एक फील्ड है, वो तमाम चीज़ें बताते हैं। हमारी कोशिश है कि हम लोकल से भी बात करें, बट आई गेस हमारा ब्रेक आ गया इस वक्त। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि सिंध की सूरत हाल के हवाले से भी आपको बताएं, और जो वहाँ के रिहायशी हैं वो क्या सोचते समझते हैं इस बारे में बताएं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और जिस तरह सिंध की सूरत हाल है और फिर कुछ और चीज़ें भी हैं जो हमने आपको बतानी है, तो सिंध की सूरत हाल के हवाले से हुमायूं सियाल हमारे साथ मौजूद हैं जो वहीं के लोकल हैं। इस वक्त कहाँ मौजूद हैं सिंध में और क्या सूरत हाल है ये हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। वालेकुम नुसरत। जी हुमायूं, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं? हुमायूं के बारे में मैं ये भी बता दूं कि इनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है, इसके अलावा यूथ ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ उनसे भी वाबस्तगी है, काफ़ी एक्टिव हैं, सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत रखते हैं। हुमायूं से किसी और वक्त हम बात करेंगे इन तमाम चीज़ों के बारे में, लेकिन आज हुमायूं इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह की दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, क्या सूरत हाल है सिंध के उन इलाकों की जहाँ सैलाब आया है? जी नुसरत, इस वक्त मैं हूँ खैरपुर मीस में, जो है हमारा एक्स सीएम कैम अली शाह उनका सिटी। अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये हालत है कि एक हफ्ता मुसलसल हो गया है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और उसका जो रिजल्ट निकला है कि बहुत सारी तबाहियां मच गई हैं। जी। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो तो वैसे 24 लाख आबादी का डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसे सब जगह 100% आबादी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा है। सही। तो क्या ये कायम अली शाह साहब का ये डिस्ट्रिक्ट है और इतने सालों में कभी उस पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जी वो बच सकता? सिंध की जो सूरत हाल है पहले भी हमने देखा था, कोई 1-2 साल हुए जो गैप आया, वरना तो हर साल इसी तरह बारिशों के बाद सैलाब आ रहा था। कोई काम सिंध हुकूमत ने नहीं किया ऐसा महसूस होता है बज़ाहिर। और इस वक्त रिलीफ एफर्ट जो है या रिलीफ का जो काम है वो कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है? देखें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को तो वैसे 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए फंड रिलीज हुए हैं, और उनकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक हजारों टेंट्स और राशन वगैरह के सामान डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लेकिन यहाँ पे किसी को कुछ मिला नहीं है। अच्छा। मतलब जो ऑफिशियल रिपोर्ट जा रही हैं उसमें बता रहे हैं कि हमने 1 करोड़ दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, वो 1 करोड़ किसको दिया है? लोकल इंतजामिया को दिया है?
हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट वालों को दिया है, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं है कि जनरेटर वगैरह में फ्यूल डाल के जो गलियों में पानी रुका हुआ है या जिसकी वजह से घर गिर गए हैं वो पानी निकाल सके। तो उन्होंने पैसे दे दिए और इनको पैसे मिले नहीं हैं और आप लोगों को जाहिर है कोई भी रिलीफ का काम नहीं हो रहा, तो ये किस तरह से वहाँ अद्वियात की भी ज़रूरत होगी, वहाँ राशन की ज़रूरत होगी, वहाँ पानी निकालने की ज़रूरत होगी, तो फिर ये किस तरह से हुमायूं मुमकिन हो पा रहा है? कुछ लोकल एनजीओज हैं, अब जैसे हमें खुद लोकली वो काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से अपने दोस्तों वगैरह से फंड्स वगैरह कलेक्ट करके और फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे ही सिस्टम चल रहा है। बाकी ये है कि हुकूमत से कोई उम्मीद हमें नजर नहीं आ रही है अभी तक। और किसी कोई नुमाइंदा, हुकूमती नुमाइंदा कोई आया भी नहीं है, किसी ने कोई बात भी नहीं की है, किसी से कोई कांटेक्ट भी नहीं हुआ है? 2 दिन पहले आया था सीएम मुराद अली शाह, आया था खेतपुर, लेकिन वो तो अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ के यहाँ पे 2 मिनट में चला गया, उसकी गाड़ी को पानी भी नहीं लगा होगा। लेकिन यहाँ पे जो घर गिर गए हैं, छतें गिर गई हैं, लोग 100 से उनकी तो बहुत सोशल मीडिया पे तस्वीर वायरल हो रही हैं कि वो तो रुक रुक के लोगों से मिल रहे हैं, किसी को अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की तस्वीरें भी मैंने देखी कि वो भी खड़े हैं, लोगों से जो है उनकी हालात पूछ रहे हैं। देखें, ये बस मार्केटिंग के स्टंट है, सोशल मीडिया पे फोटोग्राफी वगैरह करके, लेकिन हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, घरों में पानी आ गया है लोगों के, और दीवारें छतें गिरने की वजह से लोग मर गए हैं, खाने की वजह से कुछ नहीं है। अभी कल की बात है, हमारी एक कैंप है, वहाँ पे लोगों को जो है वो हो गया है, मल्ला होता है ना, मल्ला निकला है, एब्डोमिनल पेन, गैस्ट्रो, ये सारी बीमारियां फैल गई हैं। लेकिन ऐसा है कि कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, सिविल अस्पताल में कोई नहीं है मौजूद, प्राइवेट डॉक्टर भी मौजूद नहीं है। ये सिचुएशन लगी पड़ी है, खाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। वो लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और चले जाते हैं 5 मिनट में। हुमायूं, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और आपकी आवाज़ हमारे इस फोरम से रेलेवेंट लोगों तक पहुँचे इंशाल्लाह ताला, और उनके दिलों तक पहुँचे। मैं तो कहती हूँ कानों तक तो शायद पहुँच ही जाती होगी, दिलों तक पहुँचे। और बाकी हमारी सिविल सोसाइटी है जो हेल्प करती है, अगर कोई जिस तरह भी आप लोग हेल्प करना चाह रहे हों, जितने लोग सिंध में मौजूद हैं, क्योंकि जैसे ही ये प्रॉब्लम्स होती हैं वबाएं फूट पड़ती हैं, जिस तरह इन्होंने बताया गैस्ट्रो हो गया और बीमारियां शुरू हो गई, स्किन डिजीज़ हो जाती हैं, बुखार, नमूनिया और बहुत कुछ। तो इन सब के लिए जो कुछ जिससे हो सकता है वो ज़रूर कीजिए। और इस वक्त हम आपको एक और स्टोरी बता रहे हैं। हमेशा मैं एम्फसाइज़ करती हूँ पर्सनली भी एजुकेशन पे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आप तब्दीली लेकर आना चाहते हैं वो एजुकेशन से आती है, और एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी आज के प्रोग्राम में है, जिन्होंने द सिटीज़न फाउंडेशन से अपनी तालीम हासिल की और उनके इश्तराक से फिर आगे भी प्रोफेशनल तालीम हासिल की, और किस तरह से एक फ्रूट सेलर अब जो है सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं। ये जो सफ़र है उनका और ये जो तरक्की उन्होंने हासिल की, ये कैसे मुमकिन हो पाया, ये हम जानेंगे। असद रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो असद रज़ा से हम बात करेंगे, पहले ब्रेक, उसके बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ स्काइप पे असद रज़ा मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम TCF द सिटीज़न फाउंडेशन से हासिल की, और ये एक ऐसा इदारा है जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम दी जाती है, और बहुत सोशल वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं, और बहुत सी सक्सेस स्टोरीज़ मैंने देखी हैं। असद हमारे साथ मौजूद हैं। असद के वालिद फ्रूट सेलर हैं, फल बेचते हैं, और असद भी अपने वालिद के साथ हाथ बटाते थे। बचपन से ये इस इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, फिर आगे भी इस इदारे ने मिल के इनको दूसरी इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप दिलवाई है, और अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपनी डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मुकम्मल करने के बाद आज एक सॉफ्टवेयर हाउस में इनकी जॉब लग चुकी है। असद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम असद, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
ओके, सो हमारा उनसे कुछ डिस्कनेक्शन हो गया है, बट जैसे ही राब्ता होता है दोबारा आपको उनसे मिलवाते हैं। मगर बात यही है कि एजुकेशन का कोई नेमल बदल नहीं है, और ये जो एज होती है जब इंसान तालीम हासिल कर रहा होता है उस वक्त उसको अपनी एजुकेशन की उस तरह से अक्सर अहमियत उजागर नहीं होती या नहीं पता चलती जितनी बाद में अंदाज़ा होता है। क्या असद वापस आ चुके हैं हमारे साथ? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी असद, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हमें बहुत तहे दिल से खुशी है कि आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की और माशाल्लाह से आपकी जॉब लग गई है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपके वालिद साहब ने पूरी ज़िंदगी मेहनत की और आज आप उसे ओन करते हैं, और उस मेहनत के बाइस उन मेहनत के साथ साथ रोशन ख्याली भी है कि आप सबको तालीम दिलवाई। आप लोगों को, आपकी छोटी बहनें आप कह रहे हैं वो भी तालीम हासिल कर रही हैं। अपने बारे में हमारे नाजरीन को अपनी ज़बानी बताइए। बिल्कुल, मेरा नाम असद रज़ा है और मैं बिलॉन्ग करता हूँ कराची के एक एरिया है खुदा की बस्ती के नाम से, वहाँ से बिलॉन्ग ठीक। करता हूँ। मेरे अब्बू फ्रूट सेलर हैं, जैसे आपने बताया, और मेरी वालदा जो है वो भी गर्ल्स को एजुकेशन देती हैं, इस्लामिक एजुकेशन, घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। हम 8 बहन भाई हैं तकरीबन, और 4 भाई हैं और 3 छोटी बहनें, जो कि सारे पढ़ रहे हैं तकरीबन ना। मेरी 3 छोटी बहनें भी TCF स्कूल द सीजन फाउंडेशन इदारा है, वहाँ पे पढ़ रहे हैं। मैंने जो प्राइमरी की तालीम है 2004 में मैंने नर्सरी में एडमिशन लिया था द सिटीजन फाउंडेशन के स्कूल में, और फिर मैंने मैट्रिक किया 2016 में। तो काफ़ी अच्छा रहा इनकी, क्योंकि स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं ये वाले द सिटीजन फाउंडेशन के। और एक और बात ये है कि वो ख़ास तौर पे ऐसे इलाके में मौजूद होते हैं जहाँ पे तालीम का इतना रुझान नहीं है। मतलब द सिटीजन फाउंडेशन ऐसे इदारा जिसके 1800 प्लस स्कूल हो चुके हैं, जी और वो जी। ख़ास तौर पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे तालीम का इतना रुझान नहीं है। तो अच्छा, आपके वहाँ से फिर मैंने वालिद, मैट्रिक आपके किया। आपके वालिदैन ने जब आपको इस स्कूल में डाला, यानी वो ये चाहते थे ना कि आप तालीम हासिल करें? जी बिल्कुल, अब्बू चाहते थे कि तालीम से को सपोर्ट करें। बाकी हमारे एरिया में इतना रुझान तालीम का नहीं है। बाकी वो मैट्रिक के बाद बच्चे जो करते ये हैं कि काम पे लग जाते हैं। बट अब्बू चाहते थे कि मेरा हर बेटा या हर बेटी जो है वो तालीम हासिल करे। तो काफ़ी सपोर्ट किया अब्बू ने भी, वालिदा ने भी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं यूनिवर्सिटी तक तालीम हासिल कर सका हूँ। और अब आपकी जॉब लग गई है, सो अब क्या रद्द अमल है घर वालों का, ख़ास तौर पे वालिदैन का? जी, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, और वो ये अच्छा लगता है उनको। जैसे कोई आता है तो जब उनसे बात करते हैं तो जब वो बताता है कि मुबारक हो भाई कि आपका बेटा जो है वो ग्रेजुएशन कर लिया उसने, तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं वो। और माशाल्लाह से जॉब भी लग गई है। तो अब पेरेंट्स भी, जो हमारे इलाके के पेरेंट्स हैं, वो भी यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी आगे पढ़े, क्योंकि उस वक्त तालीम का इतना रुझान नहीं था। लेकिन अब पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे भी पढ़ें, और बच्चे भी मेरे को SMS करके बताते हैं, और वैसे भी उनके दिल में ये हुआ है कि आगे भी पढ़ना है और तालीम को किसी मुकाम पे रोकना नहीं। अगर काम भी करना है तो साथ-साथ काम करते हुए तालीम भी हासिल करते रहनी है हमें। अच्छा, आप क्या इस दौरान जब आप अपनी तालीम मुकम्मल कर रहे थे, इस दौरान क्या वालिद साहब के साथ हेल्प भी करते थे? जो आप लोग गालिबन ये ठेला है जिस पे फ्रूट बेचा करते थे, तो आप भी वहाँ पर खड़े रहते थे? जी बिल्कुल, जब मैं प्राइमरी में था और सेकेंडरी में था, जब जब अब्बू के साथ ख़ास तौर पे हाथ बटाता था, और जैसे फॉर एग्जांपल संडे को क्योंकि स्कूल की छुट्टी होती है, तो अब्बू के साथ चले गए और अब्बू के साथ पूरा दिन हमने गुजारा, और काफ़ी अच्छा लगता था, खुशी होती थी कि ना हम भी काम करने लग गए। और वैसे अब्बू ने ऐसा नहीं बोला कि भाई आप पढ़ाई छोड़ के काम पे लग जाओ, क्योंकि अब्बू तालीम को सपोर्ट करते थे। तो इस वजह से उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि पढ़ाई, बल्कि वो चाहते थे कि बच्चा पढ़े, और बाकी हम लोग, हमारा दिल भी करता है अब्बू के साथ हाथ बटाते रहें और काम करवाते रहें। अच्छा, अच्छी बात ये भी है कि आपने जिस तरह से इब्तदा की और जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के मराहिल गुजरे, आप सबको ओन कर रहे हैं। आपने किसी चीज़ को छुपाया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आप थ्रू आउट भी, जब अब्बू के साथ भी होते थे या तालीम भी हासिल करते थे, आज आपकी माशाल्लाह जॉब भी हो गई है सॉफ्टवेयर हाउस में, तो हर जगह आप अपनी ज़िंदगी के इन फैक्ट्स को पूरी तरह से ओन करते हैं। जी बिल्कुल जी। और कुछ बाकी जब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था, जब अगर मैं आपको बताऊं, गुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट है, जी। काफ़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है। तो जब जा रहा था तो काफ़ी दूर है वो, तो मुश्किलात हो रही थी, क्योंकि मैं ऐसा लड़का नहीं था कि काफ़ी दूर नहीं जाता था इलाकों से ना, घर पे रहने वाला लड़का था। तो अब वहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब्बू ने सपोर्ट किया। बाकी TCF कॉलेज के टीचर्स भी काफ़ी अच्छे मिले, तो उन्होंने भी हमें सिखाया कि किस तरीके से आपको रहना है, और अगर कहीं किसी नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ पे किस तरीके से आपको एनवायरनमेंट के साथ सेटल डाउन होना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजीली में उस एनवायरनमेंट में सेटलमेंट हो गई हमारी, और फिर भी वहाँ से जो ग्रेजुएशन है काफ़ी अच्छे ग्रेड में ग्रेजुएशन भी करी। अच्छा, आपके अलावा भी आपके कुछ क्लास फेलोज़ हैं जिन्होंने आगे तक तालीम जो है कंटिन्यू की?
जी, जी, बिल्कुल। जब मैं कॉलेज में था, द सिटीज़न फाउंडेशन का कॉलेज है एक। तो जब हमारा एडमिशन हुआ था तो हम 5 लड़के थे जो जिनका एडमिशन हुआ था जीआईके के अंदर। और वहाँ पे फिर द सिटीज़न फाउंडेशन की तरफ से ही स्कॉलरशिप हमें दी गई थी। हम्म। तो हम क्योंकि 5 लड़के थे तो उन्होंने भी तकरीबन तालीम मुकम्मल करी है। और काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ भी, क्योंकि अच्छा, ये मैं अब इतना लोगों दूर की जाके। अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछना चाहती हूँ कि जितनी तालीम आपको, क्योंकि अभी इस इदारे का नाम लिया जा रहा है, आपसे पहले भी मैं अक्सर लोगों को इंटरव्यू कर चुकी हूँ और वो भी एक सक्सेस स्टोरीज हैं, हमें बड़ी खुशी होती है, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि जितनी तालीम आपने हासिल की सिटीज़न फाउंडेशन में, ये कोई सिटीज़न फाउंडेशन की मार्केटिंग का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन एक अच्छी चीज़ है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी, जी, जो इनकी तालीम है वो काफ़ी मतलब लो कॉस्ट पे हम्म। बच्चों को तालीम देते हैं। और हम्म। मेरी तकरीबन टीसीएफ कॉलेज में भी स्कॉलरशिप हुई थी। और जो जीआईके की स्कूल स्कॉलरशिप जब आप होती है जाते थे उनमें तो भी क्या देखिए फीस थी आपकी? जब आप स्कूल जाते थे तो क्या फीस स्ट्रक्चर था? मेरा शुरू-शुरू में प्राइमरी की बात करूँ तो आई थिंक ₹50 होगी सही, या ₹30 होगी। सही, सही। और इसके बाद जब कॉलेज जा रहा था तो ₹100 थी मेरी हाँ, और फीस। स्टैंडर्ड बहुत अच्छा बाद है। ये बात मैंने इसलिए की है क्योंकि वो लोग, आजकल लोगों में अवेयरनेस आ रही है और लोग चाहते हैं कि उनकी औलाद तालीम हासिल करे, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है। प्राइवेट स्कूल्स में डालना मुश्किल हो गया है, गवर्नमेंट स्कूल्स का हाल आपको पता ही है। सो इस तरह के इदारे जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी तरफ आप जा सकते हैं और उस तरह की, जिस तरह असद हमारे साथ आज मौजूद हैं, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ अपने बच्चों को बना सकते हैं। असद, हमारा सेशन यहाँ पर आपके साथ ख़त्म हो रहा है, कोई जाते-जाते बात कहना चाहें? बिल्कुल, मैं पैगाम देना चाहूँगा यूथ को, ख़ास तौर पे कि वो तालीम हासिल करें, आगे से आगे, क्योंकि तालीम एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और ये ना डरे कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो नहीं पढ़ पाएँगे। कोई ना कोई रास्ता निकलता है जिसके ज़रिए आपको स्कॉलरशिप जैसे मिल जाती है और उसके बाद आप तालीम हासिल कर सकते हैं। और पेरेंट्स बिल्कुल, के लिए भी बहुत ये मैसेज है कि वो भी अपने बच्चों को तालीम दें ताकि वो आगे से आगे पढ़ें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी बात पे आपने इख्तिताम किया। ये बहुत ही ज़रूरी है और ये हम सभी एम्फसाइज़ करते हैं कि तालीम बहुत ज़रूरी है। दीन ने भी उसका कहा है, दीन इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा जो फोकस है वो तालीम पर है और मर्द औरत दोनों की तालीम पर है। तो तालीम का कोई नेमल बदल नहीं है, उसकी एक अपनी अफादियत, एक अपनी अहमियत है। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आज हम कुछ सर के बालों के हवाले से बात करेंगे। बालों का गिरना, झड़ना, गंजपन, एलोपेशिया, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं जो बालों से रेलिवेंट हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बालों के अमराज के हवाले से, सर के बालों की जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। हमारे साथ हकीम मोहम्मद अमजद इस्माइल साहब मौजूद हैं। और हकीम साहब, वैसे हमने सुना है जैसे जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं, इस तरह जद्दी पुश्ती हकीम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं जी रानी आपा, हमेशा की तरह हंसती मुस्कुराती हमारी हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कराची में हर जगह पानी हो सकता है और गड्ढे हो सकते हैं, रानी आपा जहाँ रहती हैं वहाँ नहीं है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी आज की। और हमारे साथ मौजूद हैं जी नेचुरोपैथ हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं, उम्मे राहील साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आप लोग शुरू मेरे ख्याल में हो जाते हैं और टाइम ज़ाया नहीं करते। उम्मे राहील, आपसे ही शुरू करते हैं। बालों का गिरना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर जगह सोशल मीडिया पे औरतों से मैं ये सुन रही हूँ कि बाल गिर रहे हैं, छोटे बच्चों के भी गिर रहे हैं, आदमियों में गंजपन हो रहा है। कोई कलेक्टिव इशू है ये? बिल्कुल है। एक्चुअली हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बाल गिर रहे हैं। बाल गिर क्यों रहे हैं? हम अपने बालों के साथ खेलते बहुत हैं, उसको औरतें भूल जाती हैं, खासकर ख़वातीन। जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हम सब कर लेते हैं कि चलो अपने घर की खेती है, लेकिन वो खेती जब उजड़ जाती है तो फिर दोबारा नहीं आती। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका आयरन लेवल क्या है, आपका विटामिन डी क्या है, इस पे कोई फोकस नहीं करता। बस ये अच्छी मेडिसिन है, ये अच्छा विटामिन है, खा लेते हैं या लगा लेते हैं। तो अगर आपका बाल गिर रहा है और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, हेयर फॉल, देखिए कोविड के बाद हेयर फॉल बहुत होता है, नेचुरल है। अगर हो रहा है किसी भी वजह से, लेकिन आपने पहले टेस्ट करवाना है, उसको चेक करना है और
उसके बाद जो डेफिशिएंसी उसको पूरा करना है, देन उसके बाद कोई चीज़ अप्लाई करनी है। अच्छा, इतना लंबा तो कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना लोगों का इतना नहीं, ये लंबा जाने ज़रूरी में। है। देखिए, आप कुछ भी खाते रहेंगे वो बाल आपके गिरते ही रहेंगे जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चल सबसे जाती। पहले जी रानी, आप जी हाँ, बालों का गिरना आजकल की ज़माने में बहुत एक अहम मसला है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के, बड़ों के, मर्द हजरात के भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। और आजकल कुदरती तौर पर बच्चों के बाल, जो पैदाइशी तौर पर बच्चे हैं, उनके भी बहुत कम बाल वो लेकर सर से भी पैदा हो रहे हैं, और उसके बाद बालों की ग्रोथ बहुत कम है। ये बहुत सारे मसाइल हैं। राहिल ने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ते हैं जिससे पता चलता है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, कि आपकी फैमिली में खानदान दर खानदान आपके अंदर आई है। कभी कभी ये कि हमारे अंदर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि ये किस वजह से हो रहे हैं। हम लोग ये कि थॉरोली चेकअप पे बहुत कम जाते हैं, सुनी सुनाई बातों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और करते भी हैं। और इसके लिए वो यानी अमूमी तौर पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपनी ग़िज़ाओं को फोकस करें। मौसम के लिहाज से जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट मौजूद हैं उनका कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आयरन की डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा बालों का गिरना होता है, उसके लिए पालक का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा दही का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, ये हमारे बालों को कुदरती तौर पर ग़िज़ा फराहम करता है। अच्छे तेल का इस्तेमाल, क्योंकि लोगों ने आजकल ये फ़ैशन समझ लिया है कि तेल को इस्तेमाल ना करें। और मैंने तो अमूमी तौर पे ये सुना है कि जी सिर्फ 2 घंटे लगाइए, आपको ज़रूरत क्या है कि रात भर तेल लगा कर रखें। देखिए, पुरानी जो बातें हैं उसमें बहुत ज़्यादा सदाकत मौजूद है। अच्छा, मैं एक एक करके हकीम साहब आपसे पूछती हूँ, क्योंकि ये मेरे ख्याल में कलेक्टिवली बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। एक तो इस तेल की बात को पहले क्लैरिफाई कीजिए, आप क्या समझते हैं तेल लगाना कितना इम्पोर्टेंट है? और साथ में आदमियों के जो बाल झड़ना और गिरना शुरू हुए हैं, ये 40 के करीब करीब ऐसा होने लगता है, और उसके बाद आजकल फैमिली में था या नहीं था, लेकिन हम देख रहे हैं कि गंजपन होता जा रहा है। इन दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो तेल का आपने जिक्र किया, तो उसमें कुछ तेल ऐसे हैं जो मॉलिक्यूलर साइज़ जो है उनका वो छोटा होता है, तो वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं हेयर फॉलिकल में, और फिर वहाँ वो नशोनुमा करवा सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़वा सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये जो मसाज है, हम अगर रूट्स को फोकस करें सर के उसमें, तो वहाँ हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाते हैं। ठीक है। ऐसा करके कुछ तेल ऐसे हैं जो फितरी तौर पे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाने वाले होते हैं, जैसे कि उसमें एक अंडे का तेल बहुत कॉमन है, होता बहुत बदबूदार है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है जिल्द के ऊपर वो यही है कि वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को वहाँ बढ़ा के ले आता है। कैस्ट्रॉयल है, कैस्ट्रॉयल जो है इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह की चीज़ों को मैनेज, लेकिन कैस्टर ऑयल को किसी में और में मिला के लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत गाढ़ा और बादाम के तेल के साथ बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसी तरह बादाम का तेल बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। फिर आजकल ये जो हमारे पास सुनने में आते हैं, बाहर से आ रहे होते हैं, ग्रेप सीड ऑयल है, अर्गान ऑयल है, टी ट्री ऑयल है, ये सारे जो हैं ये लाइट ऑयल्स कहलाते हैं, और ये इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारी बालों के मसामों में, और वहाँ वो सर्कुलेशन। लेकिन उसके पीछे फिर वो ये है कि आप जब भी तेल लगाएं तो हमेशा रूट्स को फोकस करें, ना कि आप ऊपर से पूरे बालों में उसको लगा लें। रूट्स को फोकस करें, और उससे आप समझते हैं कि अच्छा ये बाल गिरना और बालों की क्वालिटी ये सब बेहतर हो सकती है? बिल्कुल बेहतर हो सकती है, लेकिन उस पर भी मैंने कहा ना, फिर जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया, रानी आपा ने भी और इन्होंने भी, कि फैक्टर्स को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। रूट कॉज क्या है? एज डिपेंडेंट हो सकती हैं चीज़ें। ये जो मैंने आपसे मेल फैक्टर पूछा है, इनमें क्या? उसमें हार्मोन्स का एक रिलेशन आ सकता है। एंड्रोजन्स हैं, बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। एक और चीज़ कहलाती है वो एलोपेशिया एरिएटा कहलाती है, जिसको हम बालखोरा भी कहते हैं। ठीक है, उसमें यही है कि मिसलीडिंग ऑफ ऑटो इम्यून ये और इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और वो खुद से हमारे जो ये हेयर फॉलिकल्स हैं उस पर अटैक करता है, और वो एक पूरा हिस्सा जो है वो वहाँ से बाल उड़ा के ले जाता है। तो वो उसके भी पीछे फिर वजूहात हैं कि आया वो स्ट्रेस से हो रहा है या और कोई चीज़ है। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आम कारीन के लिए मैं उसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूँ समझ लें कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। तो हम उस पर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे खिलाफ हो जाता है। ठीक। तो ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, और हमेशा रूट कॉज की तरफ जब आप जाएंगे तो फिर आपको इस फैक्टर को मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा कि हमें किस
रुख पे जाना है, जी। वरना फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इधर उधर हाथ पैर मारते बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल। बट रिजल्ट अच्छा, बचपन की यहाँ पर बात हुई, बहुत सारी चीज़ें बचपन से रिलेटेड होती हैं। अब लोग इससे अग्री करें या डिसअग्री करें, लेकिन मैंने तो बहुत तेल लगाया है अपनी ज़िंदगी में, और इतना कोई बालों में तेल, ओ लेवल्स तक तो तेल ही तेल लगा होता था मेरे बालों में। और बादाम का तेल, अल्लाह ताला मेरे वालिद को करवट करवट जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरे लिए बादाम का तेल निकलवा के लाते थे कोल्हू से, वो सारे जितने भी तेल होते थे। और खूब हर वक्त मेरे जो क्लास फेलोज थे वो शायद मेरी निशानी ये थी कि तेल लगा हुआ है जिसके, और चुटिया बंधी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतने अरसा मीडिया में रहने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बालों पे वो इफ़ेक्ट नहीं हुआ जो लोगों के हो जाता है रोज़ाना आप जितनी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मुझे तो इस पे है यकीन, बाकी लोगों को आपकी स्ट्रॉन्ग हाँ या नहीं है, या लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आज आपने सुना और आज आप करने लग गए तो उसका उस तरह फ़ायदा नहीं है, ये तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा, ये छोटे बच्चों में, ये जिस तरह अभी रानी आपा भी कह रही थी कि छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि बहुत हल्के बाल हैं, कुछ है, लोग गंजा कराना ना गंजा कराना इस बहस में भी पड़ते हैं। फिर ऑयल लगाना है, क्या उनका पैटर्न क्या होना चाहिए सो दैट जब तक वो बड़े हों उनके बालों की क्वालिटी रहे? अच्छा देखिए, होता है कि बच्चों के ऊपर जब हम जाते हैं तो अलग अलग, जैसे डिफरेंट कहना चाहिए, थॉट्स ऑफ स्कूल हैं, सब अलग राय दे रहे होते हैं कि गंजा कराते रहो, कुछ नहीं होता कहते हैं, लेकिन बहरहाल है कि गंजा कराने से बाल आएंगे। एक टोटका ये भी कि हर जुमेरात गंजा करा दो, 7 जुमेरात तक बाल घने हो जाते हैं। तेल लगाना चाहिए, तेल लगाना अच्छा, चाहिए। गंजा करा के वो भी तो कहते हैं, वो कुछ वो जला के तेल में बोरी जिसे बोरी कहते हैं वो, हाँ। और जो ना नारियल की जो छाल होती है उसको जला के और नारियल के ही तेल में और वो लगाते हैं, उससे बालों में घन आता है, बाल मोटा निकलता है। अच्छा, होता है क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ खासकर बच्चों के लिए कि एक तो जो फैमिली के अंदर है, जैसे पेरेंट की साइड से जो आया बाल वैसा ही निकलता है। दूसरा, माँ की ग़िज़ा और उसके बाद बच्चे की ग़िज़ा। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है माँ ने कितना अपना ख्याल रखा है, वो माएँ ये नहीं देखती कि उनके ग़िज़ा से बच्चे के ऊपर असर आता है। अच्छा, नारियल पानी पीने का बड़ा रुझान होता है, लेकिन इसलिए होता है कि बच्चे गोरे हो जाएंगे। सो ये नारियल पानी से क्या बालों को भी इफेक्ट हो सकता है कि जो अगर खवातीन चले पी रही हैं तो नारियल पानी अब वही रह गया ना प्योर, हाँ। इतने ऊपर जाके उस पर कोई इंजेक्शन नहीं लगाता तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल, नारियल पानी से फ़र्क आता है। आपकी जो है ना कहना चाहिए बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, आपके अंदर कुछ विटामिन्स ऐसे हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे जो आपकी बॉडी को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बाल अच्छे हो रहे हैं। माँ पीती है उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, उसमें भी कुछ एक लिमिट है, आपने कितने अरसे पीना है, देन उसको छोड़ देना है। तो माँ की जो भी ग़िज़ा है, चाहे वो नारियल पानी है, खरबूजा है जो कहा जाता है, या कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है, जो भी चीज़ खा रही है उसको जो डॉक्टर गाइड करे कि आपकी बॉडी में क्या डेफिशिएंसी है या उसके पास में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से अगर आप खा रहे हैं तो बच्चा, अगर माँ बाप के नहीं होंगे तब भी बच्चे के बाल अच्छे होंगे। अच्छा, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद रानी आपा आप हमें बताएंगी, क्योंकि अक्सर बहुत लंबे बालों वाली, घने बालों वाली माएँ आती हैं और कहती हैं पता नहीं किस पे इसके बाल चले गए, हमारी बच्ची के तो ऐसे बाल ही नहीं है। तो ये जो है ना, इस पे आप कॉमेंट कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और साल से हम बालों के इश्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं और बड़ी दवाएं भी आ गई हैं, बड़े प्रोसीजर्स भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मसला वहीं का वहीं मुझे लगता है कि अटका हुआ है। उसका भी रीज़न मालूम करेंगे। लेकिन रानी आपा, आपने हमें बताना था, यूजुअली लोग कहते हैं कि जेनेटिकली हमारे बाल इतने अच्छे हैं और सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चों के वैसे बाल नहीं है। क्या ये खुराक की वजह से भी है, क्या ये किसी और वजह से है? नहीं, कभी कभी ये गॉड गिफ्टेड होता है कि किसी किसी की फैमिली में इनहेरिट होते हैं कि बाल अगर माँ के बड़े हैं, दादी के हैं, बेटियों के, नस्ल दर नस्ल, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नस्ल दर नस्ल होती हैं, उसमें उनका कोई क्रेडिट नहीं होता। लेकिन 90% ऐसे लोग हैं जिनको अपने बालों के लिए खुद मेहनत करना होती है। जैसे कि सबसे पहले आपने खुद बताया कि ऑयलिंग का इस्तेमाल आपके साथ बचपन से रहा और उसका रिजल्ट आपके सामने। बिल्कुल इसी तरह न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए ये होता है कि इनको गंजा क्यों कराया जाए, बार बार क्यों कराते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जब
न्यू बॉर्न बेबी है, बेटा है या बेटी है, जब पैदा होता है तो उसकी हर चीज़ नाजुक होती है, हर चीज़ बहुत ही कच्ची होती है। तो बार बार उस तरह फिरवाने का मकसद ये होता है कि जो पेट के बाल हैं वो जल्दी से उसके निकल जाएं और मजबूत बाल पैदा होना शुरू हो जाएं। और वो लोग जिनकी बेटियां हैं या बेटे हैं और बाल बहुत कम है, गंजपन की हद तक हैं, उनके लिए एक बहुत ही आसान और घरेलू सा टोटका है जो मेरा बहुत ही आजमाता है। टोटका आप बताएंगी कॉलर के बाद? ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं सरवत गौहर बोल रही हूँ लाहौर से। जी जी सदा। जी नुसरत, कैसी हैं आप? ठीक मैं ठीक हूँ, थैंक यू। आप बताइए। जी मैं ये सवाल है कि बालों के बारे में एक बहुत अच्छा टॉपिक है आज जो आप डिस्कस कर रही हैं, क्योंकि घर घर का मसला है ये। और मैंने देखा है आजकल यंग बच्चों के बाल बहुत वाइट हो जाते हैं। तो आपने डर्मेटोलॉजिस्ट तो शायद नहीं बुलाए हुए, होम्योपैथिक ही बुलाए हुए हैं, तो उनसे ही मेरा ये सवाल है कि कोई ऐसा तेल बताएं जो आजकल तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हमारे जमाने में होता था कि 2-2 दिन हम लोग तेल लगा के रखते थे। तो हाँ, अब उनके इमेज का प्रॉब्लम हो जाता है बच्चों के। हाँ, बच्चे कहते हैं जी आधा घंटा बस नहाने से पहले लगाना है और फिर धो लेना है। उसका क्या फायदा है कि वो तेल ज्यादा देर लगा रहना चाहिए, या फिर हम आधा घंटा लगा के धो लें उसको? ठीक है। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग की भी बात कर लेते हैं, जो आपने बताया कि बच्चों में जल्दी बाल सफेद हो रहे हैं। ठीक है, बाल वाइट हो जाते हैं। जी जी। और आदमियों में जो बाल एकदम खत्म हो जाते हैं जेनेटिकली, मैं समझती हूँ जेनेटिकली जो है ये ग्रोथ होती है, और आजकल वैसे भी कम होती है बच्चों में बाल। चलिए इसके रिजॉल्व पे बात कर लेते हैं ना। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। सरवत, आप अपना टोटका मुकम्मल कर लीजिए, फिर इनके सवालात के जवाब भी सब। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा, बिल्कुल ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। तो इसमें हम प्रोग्राम के दौरान तेल भी बता देंगे, लेकिन बच्चों के बाल कुदरती घना करने के लिए एक बहुत आसान टोटका है कि जब भी छोटे बच्चों के बालों पर आप उस तरह फिरवाएं, और छोटे बच्चों के बालों पर उस तरह अपने घर में फिरवाया जाता है, नाई को घर में बुलाया जाता है, तो उस वक्त एक आप बड़े साइज़ की प्याज को छील कर और बीच में से 2 हिस्से करके अपने पास तैयार रखें। माँ, ठीक है, बाप, भाई जो भी बच्चों के सर पर उस तरह फिरवा रहा है, बच्चे का सर उस वक्त उस तरह फिरने की वजह से स्किन गर्म होती है, वो लें, बच्चे को गोद में लें, और जो प्याज आपके हाथ में है वो अच्छी तरह उसके गरम सर पर आप फेर दीजिए। और थोड़ी देर के लिए इरिटेशन नहीं होगी अगर कोई कट वगैरह लग गया है? बहुत बच्चा वैसे ही रो रहा है बाल कटवाने के बाद 1-2 रो रहा है तो और रो ले। एक बड़ा ही संगीन रोते हैं कुछ बच्चे तो। 1-2-3 मिनट के लिए वो रो रहा है तो उसके रोने में इजाफा हो जाएगा, लेकिन ये केयर उसकी हमेशा के लिए है। और देखेंगे जैसे न्यू बॉर्न बेबीज देर लगा रहेगा, क्योंकि फिर फौरन नहला दें बच्चों को। उसके फौरन बाद नहलाया जाता है, गर्म पानी से नहलाएं, लेकिन गर्म सर पर 1-2 मिनट के लिए प्याज फेर दें और उसको कूल डाउन होने दें, उसके बाद बच्चे को करा दें। बहुत ज़्यादा बच्चे के कुदरती तौर पर फॉलिकल खुल जाते हैं, स्कैल्प में नए फॉलिकल बन जाते हैं। अच्छा, ये अमजद साहब, इसमें ये जिस तरह इन्होंने प्री मेच्योर ग्रेइंग की बात की, आजकल 12, 13, 14, 15 साल की उम्र में ही सफ़ेद बाल होने लगे हैं और फिर वो रिवर्स नहीं हो रहे, उसका कोई हल है? अच्छा, इसमें फिर वही इसको हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल खा क्या रहे हैं, किस तरह के माहौल में हैं। एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल जो है, ज़रा सा छींकें आई, थोड़ा सा कुछ हुआ और जनाब फ़ौरन एंटी एलर्जी दी और नज़ले को रोक दिया। एक चीज़ है नज़ले की शक्ल में जो कुदरत निकालना चाहती है, छींकें आ रही हैं, आप फ़ौरन जो है उसको रोक देते हैं। तो हमेशा यहाँ स्पेशली कराची है, जहाँ भी आप रहते हैं, इस वक्त तो खैर पूरा मुल्क ही जो है वो धूल मिट्टी से अटा हुआ है, तो उसमें लाहौरी नमक से नाक साफ़ करना, गरारे करना। हकीम साहब, मेरे हकीम सईद साहब जो हैं हमदर्द से मुताल्लिक़, उनका एक इस्तेमाल था, उसमें नीम के पत्ते भी ऐड कराते थे। तो जिन बच्चों में जो है वो एडिनॉइड्स जो बन जाते हैं अंदर नाक के अंदर, वो उससे जो है इम्प्रूव होते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे जिनका ऑपरेशन ड्यू था और वो उससे बेहतर हो गया। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि ये जो इस्तेमाल है बेतहाशा एंटी एलर्जिक्स का, इसको मैनेज कीजिए। और हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हड़ बहेड़ा, त्रिफला जिसको आप कहते हैं, इसका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है बेसिकली है क्या, वो मेलानिन प्रोडक्शन है जी, बालों को जो रंग देती है, सही। उसके सेल्स जब किसी वजह से अपनी कारकर्दगी को ना दिखा रहे हों तो हम उसको थोड़ा सा हम इन्हांस करते हैं। उसके लिए हमारे पास दवाएं हैं, कुछ कंपाउंड शक्ल में भी हैं, जैसे कि जवारिस जालिनूस एक बहुत ऐसी दवा है जिसका लॉन्ग टर्म यूज़ जो है क्लेम है उसके बारे में।
कि वो बालों को फिर से वक्त से पहले हाँ, उजाला लेकिन करें। यही है कि ये नज़ला ज़ुकाम जो है इसका भी इलाज होना चाहिए इसका और भी साथ इलाज में होना ये भी होना चाहिए। चाहिए। अच्छा, एक और भी मिथ है इसमें कि अगर 3-4 बाल सफ़ेद आ जाते हैं और आप उसे खींच लें या तोड़ लें, काट लें, तो फिर सारे बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ये मिथ है या ये वाकई ऐसा है? अमूमन देखने में ऐसे ही आता है। और उसके साथ साथ एक और भी है कि आप जो डाइज इस्तेमाल कर रहे होते हैं फ़ौरन उसको छुपाने के लिए, वो भी एक रोल प्ले कर रही होती हैं कि वो मज़ीद बाल जो हैं उसके नतीजे में सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और एक ख़ास चीज़ जो भी रानी आपा ने बताई, ये जो प्याज वाला, इसमें हमारे यहाँ एक और चीज़ इस्तेमाल होती है, जैसे ज़ाफ़रान है, वो आप बहुत चंद उसके बाल लेके फिलामेंट्स उसको पानी में घोल के और वो जो है लेप कर दें बच्चे के सर पे, वो भी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि गर्म है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बढ़ाता है और उससे जो है वो बाल बहुत अच्छे बेहतर हो जाते हैं। नरिश होते हैं और फिर बाल निकलते भी हैं। अच्छा, और भी इन्होंने कुछ सवालात किए थे, इनको आप कुछ बताना हाँ चाहेंगी? बिल्कुल, ऑयलिंग की बात की थी कि ऑयल लगाना चाहिए। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि आदमियों में बाल बहुत गिर रहे हैं। मेरे ख्याल में हर बीवी को शौहर की ये वाली फिक्र भी है। तो वो ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जैसे ऑयल जो लगा रहे हैं रात को लगाएं तो सुबह धोएं। बच्चे जिद करते हैं तो कम से कम भी 2 घंटे, लेकिन वो नीम गर्म करके लगाएं ताकि उसकी पेनिट्रेशन बढ़ जाए। अच्छा। दूसरे के ऑयल डिफरेंट ऑयल्स होते हैं, लेकिन एक तेल ऐसा बना लीजिए इसमें सारी चीज़ें आ जाएं। बहुत आसान है कि आप उसके अंदर सबसे पहले जो है आपने सरसों का तेल लिया, उसमें आप बादाम का तेल ऐड करेंगे, नीम का तेल डालेंगे, कलौंजी का तेल डालेंगे। अच्छा। उसके बाद नीम के पत्ते, कलौंजी उसके अंदर डालें, थोड़ी सी अदरक डालें, उसको खूब पका लीजिए, उसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। जब वो अच्छी तरह से पक जाएगा तो उस तेल को ठंडा करके रख लीजिए। अच्छा। और वो तेल जो है आपने लगाना है। उसके अलावा भृंगराज जो है उसका भी आराम से तेल मिल जाता है, या वो उसमें ऐड कर लें तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। और ख़ासकर मर्दों के लिए, जो जैसे अभी सर ने बताया कि अपना ज़ाफ़रान, तो ज़ाफ़रान दूध और मुलैठी का एक पेस्ट बना के खासकर मर्दों का जो पैच है उसके ऊपर लगाना शुरू करें, बट मसाज के बाद। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत जल्दी बाल निकलना शुरू होते हैं। ओके, मेरे ख्याल में और इस तरह की रानिया पर जल्दी से बिल्कुल। अब चंद जैसे कि सेकंड है आपके पास। अच्छा, ये कि बाल उनके जो वाइट हो रहे हैं वो आयरन की डेफिशिएंसी है। अगर टाइम है तो मैं उसके लिए एक तेल बता दूं। जल्दी और बता तेल दें। बनेगा लोहे के बस ये बर्तन में। तेल सुनेंगे आप और अल्लाह हाफिज हो जाएगा। जी। अच्छा, जंग वाले बर्तन में आप तेल डाल दीजिए, कोई भी जंग का बर्तन हो, उसमें 1 पाव के करीब सरसों का तेल डाल दीजिए, उसके अंदर कलौंजी डाल दीजिए और काली हर्ड डाल दीजिए और रतन जौत 50-50 ग्राम ये चीज़ें डाल दीजिए और 50 ग्राम अनार के पत्ते, अनार के छिलके सूखे हुए, और इस तेल को इतना पकाएं कि ये सब चीज़ें जल जाएं। जलने के बाद ठंडा होकर छान लेंगे, तेल इस्तेमाल करें, कुदरती तौर पर बाल काले होना शुरू हो जाएंगे। ओके जी, ये करके देखें। और ये तमाम चीज़ें अगर कहीं भूल जाएं आप तो यूट्यूब पे दोबारा हमारा प्रोग्राम देख लीजिएगा और वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। आप सबकी तशरीफ़ आवरी का, वक्त का और मौजूदगी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।